हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने साइंस के 5 प्रैक्टिस सेट आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो उन प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब चाहे वो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम हो या आरपीएफ, ग्रुप डी, लोको पायलट, एएलपी या फिर आरआरबी एनटीपीसी का ही एग्जाम क्यों ना हो, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट सभी एग्जाम्स के लिए, आरआरबी के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमने आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर सेलेक्ट किए हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। और दोस्तों बैरोमीटर, बैरोमीटर से दाब दाब मापा जाता है। दाब मापी को नापता है कौन? बैरोमीटर। और इस फेरोमीटर की बात करूँ तो ये जो गोलीय तल होते हैं, गोलीय तल, उनकी वक्रता त्रिज्या को नापता है। ठीक है, गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या किसके द्वारा नापी जाती है? स्फेरोमीटर। और रेन गेज, रेन गेज वर्षा मापी, ठीक है, ये वर्षा मापी यंत्र है, वर्षा मापने का काम करता है, वर्षा मापी यंत्र। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? CO2। इसमें पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जल लेते हैं जड़ के द्वारा। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज यानी C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है? एक तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, दूसरा जल, ठीक है, पानी की, और तीसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की आवश्यकता है। ठीक, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर अपने आप बना रहे हैं पौधे जो होते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। हमारी वीडियोज़ पर आरआरबी की व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं और टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। होता क्या है कि व्यूज़ तो इतने काफ़ी सारा हो जाते हैं, लेकिन जो लाइक हैं वो नहीं करते हैं। तो दोस्तों लाइक करने में आपका तो कुछ भी नहीं जाता है, और इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहता है। और हम जो ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट और भी लाते रहेंगे। तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करके ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। और लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, आपका कुछ वेस्ट नहीं होगा, बस आपको लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक करना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक गेंद को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है, या आपको वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, या कहीं कोई परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक गेंद है वो 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। 100 मीटर की ऊंचाई से हम एक गेंद को गिरा रहे हैं। उसने कहा 5वें सेकंड में गेंद द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वो ऊंचाई दी है उसमें 100 मीटर लिख कर है। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं सुपर फ्लोस। क्या बोलते हैं? सुपर फ्लोस। तो ये सच में यहाँ पर सुपर फ्लोस की तरह ही काम करेगा। यानी ऊंचाई वो 100 मीटर दे, 1000 मीटर दे, 10,000 मीटर दे, ऊंचाई का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है ही नहीं। बात आई समझ में? ऊंचाई वो चाहे कितनी भी दे दे क्वेश्चन में, ऊंचाई का क्वेश्चन में कुछ लेना देना है ही नहीं। हम जानते हैं, देखो जैसे ही हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से, ठीक है, ये मान लो पृथ्वी है यहाँ पर, और किसी वस्तु को ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ रहे हैं। कैसे? स्वतंत्र रूप से छोड़ रहे हैं, ठीक। तो स्वतंत्र रूप से जब हम किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं, तो स्वतंत्र रूप का मतलब ये होता है कि इस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। क्या काम करेगा? गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू तो वैसे 9.8 होती है, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम इसकी वैल्यू लेते हैं, ठीक।
मतलब ये हो गया कि जो ये वस्तु हम छोड़ रहे हैं ना यहाँ से, तो यहाँ पर तो इसका वेग कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पर तो वस्तु हमने पकड़ के रखी हुई है, रोक कर रखी हुई है, तो प्रारंभिक वेग तो इसका हमेशा कितना होगा 0 होगा। लेकिन जैसे ही ये नीचे की साइड को हम इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो हर एक सेकंड के बाद इसका जो वेग है वो 10 मीटर बढ़ता चला जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ता चला जाएगा। अब देखो दोस्तों, nवें सेकंड के लिए फॉर्मूला होता है क्या? nवें सेकंड के लिए फॉर्मूला होता है ऊंचाई निकालने का h बराबर 1/2 g इंटू 2n माइनस के 1, 1/2 g इंटू 2n माइनस के 1 फॉर्मूला होता है nवें सेकंड के लिए दूरी निकालने का। ठीक है, nवें सेकंड के लिए दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? h बराबर 1/2 g इंटू 2n माइनस के 1। अब 1/2 g की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, क्योंकि गुरुत्व त्वरण है, और 2 n की वैल्यू कितनी है 5वें सेकंड का मतलब 5 दी हुई है n की वैल्यू, माइनस के 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 से इसको हम काटेंगे, 2 पंजे 10, तो 5 गुणा 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 9, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, तो 45 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी वो 5वें सेकंड में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जंतुओं का संचित भोजन क्या है? संचित भोजन का मतलब ये कि जंतु अपना जब भोजन कर लेते हैं, ठीक है, तो बाद में जो उनका भोजन इकट्ठा होता है वो किसके रूप में होता है? ठीक, जो बच जाता है तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजेन के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लाइकोजेन के द्वारा। अब देखो दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इसमें ग्लाइकोजेन ऑप्शन में ही ना दिया हुआ होता, तो हम फिर वसा आंसर सही करते। कौन सा? वसा। लेकिन यहाँ पर ग्लाइकोजेन दे रखा है तो हम प्रायोरिटी ग्लाइकोजेन को देंगे, ना कि वसा को। अगर ग्लाइकोजेन ना होता तो आंसर हो जाता हमारा वसा। और ये क्वेश्चन एसएससी ने काफ़ी बार, और रेलवे ने, एसएससी और रेलवे दोनों ने काफ़ी बार पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जाम में, कि ग्लाइकोजेन और वसा दोनों को एक साथ दे देता है, और कभी कभी ग्लाइकोजेन हटाकर वसा दे देता है। ठीक है, तो अगर ग्लाइकोजेन होगा तो प्रायोरिटी हम ग्लाइकोजेन को देंगे, और वसा होगा, ठीक है, और वसा होगा, ग्लाइकोजेन नहीं होगा तो फिर हम प्रायोरिटी वसा को देंगे। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं ग्लाइकोजेन और किसका संचित भोजन है? तो दोस्तों कवक जो होते हैं, कवकों का संचित भोजन भी क्या है? ग्लाइकोजेन ही है। ठीक, और स्टार्च और मंड जो होता है, ये स्टार्च और मंड ये दोनों एक ही नाम लिखे हुए हैं। ठीक, ये दोनों एक ही नाम है, स्टार्च मंड को ही कहते हैं। ठीक, और ये किसका संचित भोजन है? तो ये पौधों का संचित भोजन होता है। किसका? पौधों का संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च और मंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती। स्थिर अवस्था का मतलब यही समझ जाओ कि इसने प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है? 0। आगे उसने कहा है कि यह 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। अब टी की वैल्यू कितनी दी है? 5 सेकंड, और चाल कितनी प्राप्त कर ली उसने? 20 मीटर पर सेकंड। तो उसने कहा कि इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण यानी ए की वैल्यू पूछी है। तो हमने गति का पहला समीकरण पढ़ा, v बराबर होता है v बराबर u प्लस के at। ठीक, v की वैल्यू दी हुई है यहाँ 20, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू निकालनी है हमको, और t की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 बराबर कितना? 5a, 5 से काटेंगे 5 चौक कितना? 20, तो यानी a की वैल्यू आ जाएगी 4। मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगा ओम निम्नलिखित में से किसके बराबर होता? अब यहाँ पर देखो मेगा की बात की, तो मेगा 10 की पावर प्लस की 6 को बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा, 10 की पावर 6 ओम। अब 10 की पावर माइनस 6 होता है 1 माइक्रो ओम। क्या होता है? 1 माइक्रो ओम, ओम का ये साइन होता है। ठीक, और 12 की बात करूँ, 10 की पावर -12 की बात करूँ, तो 10 की पावर -12 होता है 1 पिको। क्या होता है? 1 पिको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन जो मानव के रक्त में पाया जाने वाला है, ये हीमोग्लोबिन, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये आरआरबी ने काफ़ी बार पूछा है। ठीक है, और ये जितने मैंने ऑप्शन रखे हैं ये सभी के सभी आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं। जैसे मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है जो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, पत्तियों वाला जो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। ठीक है, और जिंक की अगर हम बात करूं तो जिंक किस में पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है इंसुलिन में। किसमें? इंसुलिन।
ठीक है। और कोबाल्ट की बात करूँ तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन 12, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर, ठीक है, निम्न में से किसके कारण झुकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिकेंद्रीय बल के कारण। देखो, किसी भी वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए जब भी कोई कण किसी वृत्त पर वृत्तीय गति करता है तो इसके केंद्र की ओर कोई एक बल लगता रहता है हमेशा, ठीक है, और उस बल को ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। तो ये बल, अब देखो ये इधर की साइड को गति करके आएगा तो बाईं ओर को झुकता हुआ चलेगा ये, ठीक, इस तरीके से। किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। अब केंद्रीय बल क्या होता है? जैसे यहाँ पर मान लो ये एक क्या खड़ा हुआ, खंबा खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक लड़का है, ठीक है, या लड़की है, जो भी है, ठीक। अब वो जो है इसको पकड़ करके, ठीक, इसको पकड़ करके और ऐसे जो है घूम रहा है, ठीक। तो घूमते हुए ऐसा क्या लगे, घूमते हुए इसको ऐसा लगेगा कि अगर मान लो ये खंबे को क्या करेगा, छोड़ देगा तो ये पीछे की साइड को गिर जाएगा। तो यानी इसको ऐसा लगेगा इसके बाहर की साइड को एक बल काम कर रहा है। तो जो वो बाहर की साइड को बल काम करता है उसी को हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल वास्तव में कोई बल नहीं होता है, इसे छदम बल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, इसको छदम बल भी कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड बल जो होता है वो ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच हमेशा कार्य करता है, ठीक है। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सबके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। और घर्षण बल घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुयान की एक पक्षी के साथ टक्कर हो जाती है, एक वायुयान जो है एक पक्षी से टकरा गया, तब वायुयान की तुलना में जो पक्षी है वो वायुयान पर कितना बल लगाएगा? जो पक्षी है वो वायुयान पर कितना बल लगाएगा? बहुत कम, मतलब अब पक्षी है तो ऐसा मत सोचना कि पक्षी तो बहुत छोटा तो वायुयान पर क्या ही बल लगाएगा, तो इसका कभी बहुत कम वाला ऑप्शन लगा दो, ठीक। अब ये क्वेश्चन है न्यूटन के, जो न्यूटन सर थे हमारे, ठीक है, उनके थर्ड लॉ के ऊपर डिपेंड, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, क्या करती है, जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी वापस उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है, ठीक है। तो जो जितना बल वायुयान पक्षी पर लगाएगा पक्षी भी वायुयान पर उतना ही बल लगाएगा, ठीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है सोना जो हो वो विद्युत रोधक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा कितनी दी है? 128 जूल दी हुई है। 8 मीटर पर सेकंड यानी v की वैल्यू दी हुई है 8 मीटर पर सेकंड, ऊर्जा दे रखी है इसकी यहाँ पर k की वैल्यू 128 जूल, ठीक, गतिज ऊर्जा। तो द्रव्यमान क्या होगा? m की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा गतिज ऊर्जा, k बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। अब k की वैल्यू कितनी है? 128 बराबर 1/2। m की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है और v की वैल्यू 8 है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर डबल बार लिख देंगे इसको, ठीक। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा इधर 4, और तो ये कितना आ जाएगा 8 चौक कितना 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 128 बराबर 100 नहीं सॉरी 32 m आ जाएगा, ठीक। तो 32 इधर अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 128/32 बराबर m, और इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 4 बार पूरा कट जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। मात्रक होता है द्रव्यमान का किलोग्राम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल पर सेकंड निम्न में से किसका मात्रक है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शक्ति का। देखो शक्ति को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर फॉर्मूला होता है W/T। W यहाँ पर क्या है? कार्य है, और T यहाँ पर क्या है? समय है, ठीक है। और आप जानते हो कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसने यही तो कहा कि जूल पर सेकंड किसका मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है? शक्ति का, ठीक। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। और इसका और भी मात्रक होते हैं, जैसे V बराबर देखो क्या होता है? IR, तो यहाँ से एक मात्रक निकल जाएगा एम्पियर ओम। क्या निकल जाएगा? एम्पियर ओम, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक। एक और मात्रक हो जाएगा इसका यहाँ से V का, मतलब मात्रक तो हम काफ़ी सारे बना सकते हैं, ठीक। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेशम। रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेस। एमाइलेस लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन पेट में पाया जाता है, रेनिन भी पेट में पाए जाने वाले, ये दोनों के दोनों पेट में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो सरल लोलकों के आवृत्तियों का अनुपात 1:3 है, आवृत्ति, ठीक, तब उनकी लंबाइयों का अनुपात पूछा उसने। तो देखो यहाँ आवृत्ति यानी N1 अनुपात N2 की वैल्यू दे रखी 1:3, तो उसने कहा कि L1 अनुपात L2 की वैल्यू निकाल लो, ठीक। अब देखो आवृत्ति का लंबाई के पदों में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता,
लेकिन हम आवृत्ति n बराबर जानते हैं, ये 1/t के बराबर होती है। किसके? 1/t। t क्या होता है? आवर्तकाल। और t का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? t का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। क्या होता है? 2π√L/g। कहने का मतलब t जो हो यहाँ l से किस प्रकार संबंधित है? तो ये √L के द्वारा संबंधित है। दोनों ओर स्क्वायर कर देना, हम कह सकते हैं t का स्क्वायर अनुक्रमानुपाती होगा किसके? l के। t का स्क्वायर किसके अनुक्रमानुपाती होगा? l के। अब देखो, अगर हम यही बात यहाँ पर इस फॉर्मूले से मैच करें तो यहाँ पर n स्क्वायर अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/t² इस तरीके से आ जाएगा। और टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? l। तो यानी जो n स्क्वायर है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगी किसके? 1/l के। ठीक। अब अगर हम n1 की बात करूँ तो यहाँ l1 आ जाएगा, और इसी तरीके से n2 की बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा? 1/l2 इस तरीके से। ठीक। तो हमें यहाँ n1 अनुपात n2 दे रखा है। क्या दे रखा है? n1 अनुपात n2। ठीक। और लंबाई का अनुपात पूछा l1 अनुपात l2। तो हम इनका अनुपात कर देते हैं, यानी n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, भाग कर दिए हमने, इसको इससे भाग कर दी। ठीक। तो इधर आ जाएगा 1/l1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/l2। तो ये वाला l2 घूम कर ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा l2/l1। ठीक है। अब n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/3। तो स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। यहाँ पर बराबर किसके आ जाएगा? 1/9 के। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऊपर क्या है? l2 है, ऊपर क्या है? l2, और बटे में क्या है? l1। तो हमें जो अनुपात बताना है वो l1 अनुपात l2 का बताना है। तो l1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 9, और l2 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 9/1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 160 किलोग्राम की एक नाव हो और ये पानी में तैरती है। ठीक। 160 किलोग्राम की एक नाव है और ये पानी में तैर रही है। तो उसने कहा इसके द्वारा विस्थापित पानी का भार क्या होगा? अब देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, जो नाव का जितना वजन होगा। अब आपके पास मान लो कुछ वस्तु है। ठीक। आपके पास जैसे मान लो कोई गोली है। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है? कोई गिलास वगैरह हो गया। ठीक है। और इस गिलास में आपने क्या है? पानी भर रखा है। ठीक। तो अगर आप इस गोली को क्या करोगे? पानी में डालोगे, तो जितना इसका वजन होगा, जितना इसका आयतन होगा, पानी उतना ही ऊपर उठ जाएगा। पानी उतना ही ऊपर उठ जाएगा। कहने का मतलब अपने वजन के बराबर ही क्या करेगी? ये पानी का भार को हटा देगी यहाँ से। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप युग्म निम्न में से किस में परिवर्तित करता है? तो ताप युग्म जो होता है ये उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब है जिसकी शक्ति 200 वाट दी है। कितनी? पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 200 वाट। अब विभवांतर कितना दिया हुआ है? 40 वोल्ट। विभवांतर कितना दिया हुआ है? 40 वोल्ट। तो उसने कहा कि बल्ब का प्रतिरोध यानी आर की वैल्यू बताओ। तो देखो आर बराबर क्या होता है? तो आर बराबर होता है v²/p। क्या होता है? v²/p। अब v की वैल्यू कितनी है? 40 गुणा 40 हो जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में p की वैल्यू कितनी? 200। ठीक है। 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट देंगे और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2, और 4 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है। कितना? 20 ओम। R1 की वैल्यू दे रखी है 20 ओम। ठीक। अब उसने कहा इसकी लंबाई को खींचकर 3 गुना कर देने पर इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो भाई पहले जितनी लंबाई थी उसकी हमने 3 गुनी कर दी। कितनी? 3 गुनी। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है। क्या बताया था? पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया था। क्या बताया था? कि अगर हम किसी तार की लंबाई को खींचकर पूर्णांक के पदों में कर देते हैं, पूर्णांक मतलब 1 2 3 सीधे सीधे नंबर वाली उसमें कर देते हैं। ठीक। तो उसका जो नया प्रतिरोध है R2 वो उसके स्क्वायर के गुने के बराबर हो जाएगा पहले वाले के। ठीक। जितनी हमने लंबाई बढ़ाई उसका स्क्वायर। ठीक है। उसका स्क्वायर और उसकी गुणा किससे कर देंगे? जो पहला प्रतिरोध है उससे। ठीक। तो कितने गुना कर दिया हमने? 3 गुना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और R1 की वैल्यू कितनी है? 20। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, 180 ओम। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट करने के लिए, साइंस के ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा कराया गया ये सेट कैसा लगा और हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। धन्यवाद।